आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक ही किसी को भी चौंका सकता है। हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। इसके लेखक बिस्वरूप रॉय चौधरी सीधे सीधे एक बहुत ही उत्तेजक सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये किताब आधुनिक चिकित्सा की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करती है। तो आज हमारा मिशन इस किताब के मुख्य दावों की तह तक जाना है। ये स्रोत तक देता है कि हमारी पूरी स्वास्थ्य प्रणाली एक तरह से एक व्यापार बन चुकी है। हम इम्पार्शियल होकर देखेंगे कि लेखक अस्पतालों की गलतियों, बीमारियों की बदलती परिभाषाओं और दवा कंपनियों की भूमिका के बारे में क्या दावे करते हैं। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही कुछ ऐसी कहानियों से होती है जो किसी भी को झकझोर कर रख देंगे। ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अस्पताल जाना कितना जोखिम भरा हो सकता है। किताब कुछ दिल दहला देने वाले मामलों से अपनी बात शुरू करती है, जैसे एक 17 साल की लड़की सुनैना की कहानी। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन गलत ब्लड ग्रुप का दिल लगने से उसकी मौत हो गई। हाँ, या फिर वो रामलाल का मामला, जहां कैंसर के शक में बायां टेस्टिकल निकालना था पर सर्जन ने गलती से स्वस्थ दाहिना टेस्टिकल निकाल दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं है। किताब में कमलकांत की कहानी भी है, जिनके पेट में सर्जन ऑपरेशन के बाद गलती से कैंची भूल गए। कैंची पेट के अंदर। हाँ, और बाद में उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। या फिर वो सत्यश्याम का मामला, जहां सर्जन ने बीमार बाएं पैर की जगह स्वस्थ दाहिना पैर काट दिया। तो लेखक इन कहानियों का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए करते हैं कि ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी का संकेत है। ये वाकई परेशान करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ अलग थलग मामले हैं या किताब इन्हें एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताती है। लेखक के अनुसार यह एक बहुत बड़ा पैटर्न है। किताब जर्नल ऑफ हेल्थ अफेयर्स का हवाला देकर कुछ आंकड़े पेश करती है। इसमें कहा गया है कि मेडिकल गलतियों की संभावना ब्रिटेन में 18%, ऑस्ट्रेलिया में 23% और अमेरिका में 28% है। पर भारत के बारे में किताब क्या कहती है? किताब का दावा है कि भारत में यह आंकड़ा लगभग 40% तक हो सकता है। अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि लेखक ये नहीं बताती कि भारत के लिए ये 40% का आंकड़ा किस स्टडी पर आधारित है। तो ये एक अनुमान जैसा लगता है। इन चिकित्सक जनित भूलों से होने वाली मौतों को एट्रोजेनिक डेथ कहा जाता है। एट्रोजेनिक डेथ। हाँ, और जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से किताब कहती है कि अकेले अमेरिका में हर साल हजारों मौतें अनावश्यक सर्जरी और दवाओं के गलत इस्तेमाल से होती हैं। ठीक है, तो एक तर्क तो हो गया मानवीय भूल और लापरवाही का, लेकिन किताब इससे भी आगे जाती है। उसका एक बड़ा दावा ये है कि बीमारियों की परिभाषा ही बदल दी जाती है ताकि स्वस्थ लोगों को मरीज बनाया जा सके। हाँ, और ये किताब के सबसे मुख्य तर्कों में से एक है। इसका क्लासिक उदाहरण डायबिटीज को लेकर दिया गया है। लेखक बताते हैं कि 1997 तक अगर किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होता था, तभी उसे डायबिटिक माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन फिर WHO की एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस सीमा को घटाकर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कर दिया। अच्छा, 140 से सीधे 126 पर। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो व्यक्ति 135 के शुगर लेवल के साथ कल तक स्वस्थ था, वो रातों रात डायबिटिक की श्रेणी में आ गया। ये तो स्वास्थ्य की परिभाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इस एक बदलाव से लेखक के अनुसार दुनिया की 14% आबादी अचानक डायबिटिक बन गई। और किताब यहाँ एक बहुत गंभीर आरोप लगाती है। उसका दावा है कि इस फैसले को लेने वाली 17 सदस्यों की कमेटी में से 16 सदस्य 16? हाँ, 16 सदस्य सीधे तौर पर डायबिटीज की दवा बनाने वाली कंपनियों से सलाहकार या एजेंट के तौर पर जुड़े थे। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये संभव नहीं है कि मेडिकल साइंस की समझ बेहतर होने के साथ ये परिभाषाएं विकसित हुई हों? क्या हर बदलाव को सीधे सीधे दवा कंपनियों की साजिश मानना सही है? किताब इस पर क्या कहती है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। किताब का दृष्टिकोण ये है कि जब किसी मानक को बदलने वाली कमेटी के ज्यादातर सदस्य उन कंपनियों से आर्थिक रूप से जुड़े हों जिन्हें उस बदलाव से सीधा फायदा होता है, तो हितों का टकराव इतना बड़ा है कि उस फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। और लेखक इसी पैटर्न को हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल के मामलों में भी दिखाते हैं। अच्छा, वहां भी ऐसा ही हुआ? हाँ, सीमाएं घटा दी गई और रातों रात करोड़ों नए मरीज पैदा हो गए। और फिर प्री डायबिटीज और प्री हाइपरटेंशन जैसी नई श्रेणियां भी बना दी गई। ऐसा लगता है जैसे जो लोग बीमार नहीं हैं उन्हें ये डर बेचा जा रहा है कि वे जल्द ही बीमार होने वाले हैं, इसलिए अभी से दवा लेना शुरू कर दें। बिल्कुल। इसी प्रक्रिया को किताब में डिजीज मॉन्गरिंग या रोगों का मायाजाल कहा गया है। यानी सामान्य मानवीय अनुभवों को
एक मेडिकल समस्या के तौर पर पेश करना ताकि उसके लिए दवा बेची जा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है किताब में? सबसे क्लासिक उदाहरण लिस्ट्रीन का है। लिस्ट्रीन असल में एक फर्श क्लीनर और सर्जिकल एंटीसेप्टिक हुआ करता था। क्या? फ्लोर क्लीनर? हाँ, लेकिन 1920 के दशक में कंपनी ने एक शब्द को लोकप्रिय बनाया, हैलिटोसिस। हेलिटोसिस, ये क्या होता है? मुंह की दुर्गंध। अच्छा, मुंह की दुर्गंध को एक बीमारी बना दिया। हाँ, और सिर्फ बीमारी नहीं, एक शर्मनाक सामाजिक बीमारी के रूप में प्रचारित किया, जो किसी का करियर और रिश्ता तक बर्बाद कर सकती है। और उसका एकमात्र इलाज क्या था? लिस्ट्रीन? बिल्कुल। इस मार्केटिंग के बाद बहुत से लोग मानने लगे कि उन्हें हैलिटोसिस है और उन्हें लिस्ट्रीन की जरूरत है। यानी एक सामान्य स्थिति को एक डरावनी बीमारी बनाकर उसका समाधान बेचा गया। किताब में ऐसे कई आधुनिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बहुत ज्यादा शॉपिंग करने को कंपल्सिव शॉपिंग डिसऑर्डर कहना, या इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताने को इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का नाम देना। और लेखक के अनुसार सबसे चिंताजनक दावा शोक या दुख को लेकर है। हाँ, किताब का दावा है कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन इस पर विचार कर रही है कि अगर कोई अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद 2 हफ्ते से ज्यादा दुखी रहता है तो उसे एक मानसिक रोग माना जाए। 2 हफ्ते? पर ये तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन किताब के अनुसार इसका सीधा मतलब होगा कि दुख जैसी स्वाभाविक मानवीय भावना के लिए भी एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लिखी जा सकेंगी। किताब में इस पूरी व्यवस्था को समझाने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल किया गया है, अप्पू और पप्पू की। ये क्या है? ये दिलचस्प तुलना है। अप्पू एक हाथी का बच्चा है और पप्पू एक इंसान का। लेखक कहते हैं कि 500 साल पहले हाथी की औसत उम्र 70 साल थी, आज भी उतनी ही है, लेकिन इंसान की औसत उम्र 110 साल से घटकर 75 साल रह गई है। किताब पूछती है, ऐसा क्यों? कहानी पप्पू के जन्म से शुरू होती है, जो अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी से होता है। लेखक का आरोप है कि निजी अस्पतालों में अक्सर आर्थिक कारणों से सिजेरियन को प्राथमिकता दी जाती है। और जन्म के बाद किताब एक और बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आती है, वैक्सीन्स। हाँ, और यहाँ किताब एक बहुत ही विवादास्पद दावा करती है। लेखक का कहना है कि बच्चों को लगने वाले टीकों में मरकरी होता है और उनके अनुसार यही बच्चों में ऑटिज्म और अन्य मानसिक विकारों का एक बड़ा कारण बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुकना जरूरी है। मतलब ये किताब का दावा है, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में हुई बड़ी-बड़ी वैज्ञानिक स्टडीज में वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच किसी भी लिंक को बार-बार गलत साबित किया गया है। ये एक ऐसी थियरी है जिसे मुख्य धारा का मेडिकल समुदाय पूरी तरह से खारिज कर चुका है। हाँ, बिल्कुल, ये संदर्भ देना बहुत जरूरी है, लेकिन इस किताब के लेखक अपनी बात पर कायम है। इसके बाद किताब पप्पू के आहार पर आती है। माँ के दूध की जगह बाजार का मिल्क पाउडर, जिसे किताब टाइप 1 डायबिटीज और ऑटो इम्यून बीमारियों की जड़ बताती है। और फिर शुरू होता है फास्ट फूड और पैक्ड फूड का चक्र, जिसमें किताब 3 मुख्य विलेन पहचानती है। पहला है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं। हाँ, किताब इसे झूठा स्वाद कहती है। इसके अनुसार MSG हमारे दिमाग में भूख लगने वाले हार्मोन ग्रेलिन को तो चालू करता है, लेकिन पेट भरने का सिग्नल देने वाले हार्मोन लेप्टिन को ब्लॉक कर देता है। अच्छा, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि पेट भर गया है। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि हमें संतुष्टि का एहसास ही नहीं होता। और दूसरा विलन है HFCS यानी हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। किताब में इसे बायो बॉम्ब तक कहा गया है, क्योंकि लेखक का तर्क है कि इसका असर शरीर पर शराब जैसा होता है, जो मोटापा, हृदय रोग और लिवर की समस्याओं का कारण बनता है। और उनके अनुसार सबसे चिंता की बात यह है कि यह लगभग हर पैक्ड फूड में है, जूस, बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट, सब में। और अब हम किताब के शायद सबसे चौंकाने वाले और विवादास्पद दावे पर आते हैं। ये फ्लेवरिंग एजेंट HEK 293 के बारे में है। हाँ, किताब का दावा है कि ये एक आर्टिफिशियल फ्लेवर है जिसे गर्भपात किए गए शिशुओं की किडनी की कोशिकाओं से तैयार किया जाता है। स्रोत का आरोप है कि पेप्सिको और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। ये एक बेहद गंभीर आरोप है। ये बहुत गंभीर है, और यहाँ भी ये बताना बेहद जरूरी है कि ये एक जानी मानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जबकि HEK 293 एक सेल लाइन है जो 1970 के दशक में एक भ्रूण से बनी थी और वैज्ञानिक रिसर्च में इसका बहुत उपयोग होता है।
ये विचार कि इसे खाने की चीज़ों में फ्लेवर के लिए मिलाया जा रहा है, इसका कोई ठोस वेरीफाइबल सबूत नहीं है, लेकिन ये किताब इसे एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करती है। तो अगर किताब के मुताबिक समस्या इतनी गहरी है, अस्पताल से लेकर हमारे खाने की प्लेट तक, तो लेखक इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी तो बताते होंगे, या सिर्फ अंधेरा ही दिखाया गया है? नहीं नहीं, किताब एक समाधान प्रस्तुत करती है जिसे वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग कहती है। इसका मूल विचार ये है कि हमारे शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस हमें उसे सही माहौल और पोषण देने की जरूरत है। तो इसका पहला कदम क्या है? किताब के अनुसार सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच। इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ब्रूस लिप्टन के शोध का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार हमारे विचार और विश्वास हमारी कोशिकाओं की उनकी कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं। ओके। अगर हम यकीन कर लें कि हम स्वस्थ हो सकते हैं तो शरीर उस दिशा में काम करने लगता है। और खान पान के बारे में क्या? जाहिर है वो मुख्य होगा। आहार ही इसका केंद्र है। लेखक 2 सभ्यताओं का उदाहरण देते हैं, कश्मीर के हुंजा और एरिजोना के पीमा इंडियंस। किताब के अनुसार जब तक ये लोग 90% कच्चा और पौधों पर आधारित भोजन करते थे, वे बिना किसी बीमारी के 100 साल से ज्यादा जीते थे। 100 साल से ज्यादा? हाँ, लेकिन जब अमेरिकी सरकार ने पीमा इंडियंस को उनकी जमीन के बदले मुफ्त में पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड देना शुरू किया, तो कुछ ही दशकों में वे दुनिया की सबसे बीमार सभ्यताओं में से एक बन गए। तो किताब का ठोस उपाय क्या है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? उपाय बहुत सीधा है। लेखक का सुझाव है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे अपने रोज के भोजन का 90% हिस्सा कच्चे फलों और सब्जियों से लेना चाहिए। 90% कच्चा, जैसे सलाद, फल, अंकुरित अनाज? बिल्कुल। और जो लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनके लिए ये मात्रा कम से कम 60% होनी चाहिए। और किन चीजों को पूरी तरह से बंद करना होगा? चीनी, नमक, मैदा, रिफाइंड तेल और हर तरह के प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर करने की सलाह दी गई है। संक्षेप में किताब का समाधान एक तरह से आधुनिक खाद्य प्रणाली को पूरी तरह से अस्वीकार करना और प्रकृति की ओर लौटना है। तो आज की ये चर्चा हमें स्वास्थ्य के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। ये किताब एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो मुख्यधारा की सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये स्रोत आधुनिक चिकित्सा, दवा उद्योग और हमारे खान पान पर बेहद गंभीर और अक्सर विवादास्पद सवाल उठाता है। ये एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो पूरी तरह से प्रकृति और हमारे शरीर की अपनी उपचार क्षमता पर निर्भर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्वास्थ्य उतना जटिल है जितना हमें बताया गया है। इस किताब के अनुसार हमारी कई स्वास्थ्य समस्याएं मानव निर्मित हैं, जिन्हें खास उद्देश्य के लिए बनाया और बढ़ावा दिया गया है। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो सोचने वाली बात यह है कि जानकारी के इस युग में हम अपने स्वास्थ्य की बागडोर वापस अपने हाथों में लेने के लिए पहला कदम कैसे उठा सकते हैं। ये सिर्फ आहार के बारे में नहीं, बल्कि सही जानकारी चुनने के बारे में भी है।